बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन 9 से ऑनवर्ड मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं उनमें कोई ना कोई टिपिकल स्टोरी है। अक्सर क्वेश्चंस में टिपिकल स्टोरी है और उस टिपिकल स्टोरी को देखते हुए हमने उस क्वेश्चन के सलूशन के अंदर खास स्टेप परफॉर्म करने हैं, कोई पर्टिकुलर स्टेप परफॉर्म करने हैं। अगर वो पर्टिकुलर स्टेप्स हम नहीं परफॉर्म करेंगे तो क्वेश्चन का सलूशन नहीं बनेगा। जैसे इस क्वेश्चन में भी देखिएगा, खास टिपिकल स्टेप्स हैं, पर्टिकुलर स्टेप्स हैं। अगर वो स्टेप्स मैं नहीं करूंगा तो सवाल का रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ये फेडरल बोर्ड के पेपर में भी आ सकता है, बाकी बोर्ड्स में भी आ सकता है। और ये क्वेश्चन का रिजल्ट जो एंड पे मैं रिजल्ट बनाऊंगा, उस रिजल्ट को एज ए एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है। जरूर एंट्रेंस टेस्ट जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के एंटर टेस्ट हैं उनमें भी इस रिजल्ट से रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जरूर कोई ना कोई चीज पूछी जाती है। आए अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 9 में कहा जा रहा है, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी होल पावर n। इसकी एक्सपेंशन में जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं उनका जो सम है, इसका मतलब होता है इक्वल, इज टू पावर n। मैथ में हम इस इज को इक्वल के तौर पर लेते हैं। Prove that the sum of all binomial coefficient in the expansion of a plus b whole power n is 2 power n and hence or otherwise power n is 2 power n, आगे सेमीकोलन है, hence or otherwise prove that the sum of odd coefficients is 2 पावर n माइनस 1। आए पहले मैं इस सवाल की जस्ट इसका मतलब या मकसद बताता हूं, फिर इसका सलूशन भी करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं इसका फार्मूला ओपन करूं, बाइनोमियल थ्योरम के तहत इसका फार्मूला ओपन करूं तो ये है बाइनोमियल थ्योरम। इसके अंदर जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं ये हैं। ये मैंने पहले भी बोला था कि जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है, यानी ये कॉम्बिनेशन की शक्ल में जो भी कोफिशिएंट है एनसीआर की शक्ल में, ये सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं। बच्चों, कोफिशिएंट्स दो तरह के होते हैं। मैं इन कोफिशिएंट्स पर दो तरह के कैसे कोफिशिएंट्स होते हैं वेट करें, मैं आगे जाकर मजीद क्वेश्चन एक दो और जब कराऊंगा तो इधर उधर मैं जाके बताऊंगा कि कोफिशिएंट्स दो तरह के होते हैं। फिलहाल यहाँ मैं आपको फिलहाल कंफ्यूज नहीं करना चाहता। इधर आप सिर्फ इस वक्त इस क्वेश्चन में इतना याद रखें कि यहाँ पे बाइनोमियल कोफिशिएंट से मुराद ये वाले एनसीआर की जो कॉम्बिनेशन की फॉर्म में कोफिशिएंट्स हैं इनकी बात हो रही है। तो वो कहते हैं इनका जो सम होगा, सिर्फ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का जो सम, ये हमारा इस सवाल में बेसिकली टारगेट है। ये जो मैं लिख रहा हूं, NC2 NC3 NC3 अप टू सो ऑन, आखिरी जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है वो NCN है। इन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का जो सम है वो होगा 2 पावर n। एक तो ये लाना है रिजल्ट। एंड वो कहता है कि जो ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं, ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ये वाले जिनके नीचे ऑड नंबर्स हैं, 1 वाला कोफिशिएंट, फिर 3 वाला बाइनोमियल कोफिशिएंट, इस तरह से 5 वाला एंड अप टू सो ऑन। अब बच्चों, आपकी बुक में इसको एज ए इवन नंबर ट्रीट किया जा रहा है। इवन नंबर मतलब ये नीचे 0 या 2 या 4 इवन नंबर, तो इससे फिर प्रीवियस नंबर को हम ऑड ट्रीट करेंगे। ये मैं सवाल के अंदर मजीद एक्सप्लेन अभी करता हूं। तो इनका जो सम होगा वो होगा बच्चों 2 पावर n माइनस 1। ये होना चाहिए, ये हमारा प्रूव या ये हमारा टारगेट है। इसके साथ ये दो रिजल्ट्स बन गए। इसके साथ एक और रिजल्ट भी मैं बनाऊंगा, वो अभी हम
क्वेश्चन के बाद हम जब इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे उसके बाद मैं लिखूंगा। फिलहाल मैंने आपके सामने क्वेश्चन का टारगेट जो है, इस क्वेश्चन की स्टोरी कह लें या टारगेट कह लें, वो सामने सेट कर दिया। मकसद या मतलब ये है कि बाइनोमियल थ्योरम के अंदर से सिर्फ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स लिए जाएं तो उनका सम 2 पावर n प्रूव करना है। एंड इसी तरह ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स जो हैं उनका सम क्या है, 2 पावर n-1, ये प्रूव करना है। ये इस सवाल का मकसद या मतलब है, या एक तरह की इस सवाल के अंदर ये स्टोरी है। आए अब हम इसको प्रूव करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब आए बच्चों हम इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ में बच्चों आपने इसका फार्मूला ओपन करना है, a प्लस बी होल पावर n बाइनोमियल थ्योरम का, क्योंकि क्वेश्चन में भी मेंशन है कि इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन, यानी इसकी एक्सपेंशन के अंदर ये दो रिजल्ट्स हमने बनाने हैं, ये दो रिजल्ट्स हमने बनाने हैं। तो इसका फार्मूला ओपन करना है, a प्लस बी होल पावर n सी 0 a पावर n-0 b पावर 0, इस तरह से करते करते आपने कम से कम यहाँ NC5 तक जाना है। इसकी एक वजह है, यहाँ मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद कि जी पहले तो हम 2-3 टर्म्स लिखते थे, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा इस तक हम जाते थे। तो यहाँ आपने बच्चों ये ज़रूर यहाँ तक जाना है, इसकी वजह है। एंड सो ऑन करके आपने ये लास्ट टर्म लिखकर इससे सेकेंड लास्ट टर्म ज़रूर लिखनी है। बाइनोमियल थ्योरम में इसमें इस क्वेश्चन में सेकंड लास्ट टर्म भी जरूर लिखनी है, इसकी भी एक वजह मकसद है। अब सेकंड लास्ट टर्म कैसे लिखनी है, आप बच्चों इधर से देखें, जैसे जैसे हम वापस जा रहे हैं तो ये जो नीचे R है जिसको हम NCR कहते हैं, यहाँ पे R5 है, यहाँ पे 4 है, तो R कम होता जा रहा है, यानी नीचे वाला नंबर जैसे जैसे हम पीछे जाएं तो एक एक कम होता जा रहा है। 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है। तो इस लिहाज से इससे पिछली टर्म क्या होगी, ऊपर तो सब के n है, ये जो कॉम्बिनेशंस हैं इनमें सब में ऊपर n है, लेकिन यहाँ जो है एक एक नंबर देखें तो इधर से बढ़ रहा है और पीछे जाएं तो कम हो रहा है। तो ऊपर तो होगा n, लेकिन इस लिहाज से नीचे क्या होगा जी, ये नीचे होगा n-1, और a की पावर हमेशा इनका डिफरेंस लेना है। a की पावर में इनका डिफरेंस आप लेंगे तो वो बनेगा n- इसका डिफरेंस लें तो ये n+1 हो जाएगा, यानी a की पावर सिर्फ 1 रह जाएगी, और b की पावर जो है ये n-1 होगी। ये टर्म आपने जरूर लिखनी है। तो आपने अगले स्टेप में ये a पावर 1 और b पावर n-1, ये इस तरह से डायरेक्ट ही लिख लें। मैं डायरेक्ट लिखने का भी तरीका आपको बता देता हूँ। जैसे जैसे बेटा हम आगे जा रहे हैं a की पावर घटती जा रही है, कम होती जा रही है, n है, n-1 है, n-2 है, a की पावर घटती जा रही है और b की पावर बढ़ती जा रही है, इंक्रीज हो रही है। b पावर 0, b पावर 1, b पावर 2, b पावर 3, b पावर 4। ये आपकी बुक में 4-5 पॉइंट्स बने हुए हैं, उनमें ये बाकायदा डिस्कशन भी है। मैं आपको पेज बता देता हूँ। आपकी बेटा बुक का पेज 194 है, उनमें ये बाइनोमियल थ्योरम के बारे में कुछ रिमार्क्स हैं। तो उनमें एक ये बात भी है जो पावर के बढ़ने की या घटने की है। पेज 194 पे नीचे सम प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, उसमें ये लिखी हुई हैं बातें, तो उसमें ये कहीं आपको ये बात भी नजर आएगी। मैं ये बात फिर दोबारा दोहरा देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि जो बाइनोमियल थ्योरम है, इस बात का इस क्वेश्चन में खास लेना देना नहीं है, मैं वैसे आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि जो बाइनोमियल थ्योरम है उसमें ये a और b की पावर्स को देखा जाए तो पहली टर्म में a की पावर n है और आखिरी टर्म में एक b की पावर n है। फिर a की पावर्स घटती जा रही हैं और b की पावर्स क्या है, बढ़ती जा रही हैं। तो इस तरह से ये है, तो जाहिर है आखिर में b की पावर n होगी और a की पावर यहाँ क्या होगी 0, और इसमें b की पावर n-1 और a की पावर 1, इस तरह से। अब बच्चों यहाँ पर आकर आपने एक टिपिकल स्टेप करना है, और वो क्या, सुनना जुमला। आपको बच्चों आंसर लाना है 2 पावर n, क्वेश्चन में भी मेंशन है 2 पावर n आंसर लाना है, यानी एक साइड पर
2 पावर n सिर्फ बने। तो मैं ये वाली लेफ्ट साइड आपको बताने जा रहा हूं कि इसको आप देखें तो आपने यहां 2 पावर n बनाना है। ये यूं याद रख लें कि यहां पे 2 पावर n बनाना है। तो आप क्या करोगे, a को भी 1 पुट कर लो और b को भी 1। ये इसका टिपिकल स्टेप है, तभी 2 पावर n बनेगी। तो इस पूरे प्रूफ में, इस पूरे फार्मूले में आपने अगला स्टेप यही करना है कि पुट, टिपिकली ये बात परफॉर्म करनी ये स्टेप, a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 1। इस पूरे एक्सप्रेशन में a को भी 1 पुट करना है और b को भी 1 पुट करना है। तो आए जी, ये अब 2 पावर n बनने लगी है चीज। इसमें भी n को 1 पुट करो, यहां भी a b की जगह 1 पुट करो। तो ये देखिए बच्चों, ये लेफ्ट साइड तो ये बन गई 1 + 1, ये 2 पावर n बन जाएगी। अब राइट साइड में जहां जहां a और b है, a और b की जगह आपने क्या पुट करना है, 1, बेस a की जगह और बेस b की जगह। तो NC0, अब मैं, चलो आप चाहते तो यहां पे भी ब्रैकेट्स बना लेते तो ठीक था, ना भी बनाए तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं, लेकिन अब मैंने बनानी है जो ये मैं 1 पुट करने जा रहा हूं। तो NC0 1 पावर n, b पावर 0 को छोड़ो, वो तो होता ही 1, NC1 1 पावर n माइनस 1, इधर भी 1। a और b सारों की जगह हम 1 पुट कर रहे हैं, सिर्फ बाइनोमियल कोफिशिएंट बच जाएंगे, बाकी सब 1 होने लगे हैं। ये देख लो, NC2, कई अच्छे बच्चे फौरन क्लिक कर गए होंगे, तो ये रिजल्ट तो, यानी सर ये तो रिजल्ट फिर बन गया। यस, यही काम करना है। जब किसी सवाल में शो दैट या प्रूव दैट हो तो कुछ टिपिकल स्टेप्स जरूर परफॉर्म होते हैं, तो ये वो टिपिकल स्टेप था। NC3 1 पावर n माइनस 3, 1 पावर 3, इस तरह से करते करते हमने NCn तक पहुंचना है। 1 पावर n माइनस 4, 1 पावर 4, आगे NC5 1 पावर n माइनस 5, 1 पावर 5, अप टू सो ऑन NCn माइनस 1, यहां a की जगह 1 पावर n, b की जगह 1 पावर n माइनस 1, एंड NCn a की जगह 1 पावर n माइनस n, b की जगह 1 और ऊपर पावर n। स्टूडेंट्स, यहां भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहां 1 नहीं डाला था, आपके फायदे के लिए, मैं आपके और क्लियर कंसेप्ट रखने के लिए b की जगह 1 लिखकर ऊपर पावर 0, मैंने अभी बोला था ना कि ये 0 पावर 1 होती, तो फिलहाल आप लिख लें, कई बच्चों को फिर ऐसे कंफ्यूजन होती है। तो a की जगह, स्मॉल a की जगह 1 और स्मॉल b की जगह भी 1 हमने पुट किया, और ये जो शुरू में इक्वेशन थी इसको आपने नाम a दे लेना है। अब आप इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो लेफ्ट साइड पे तो वही बात जो हमने 2 पावर n रिजल्ट बनाना था वो बन चुका है। ये बाद में इसको हम राइट हैंड साइड बना लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। इधर देखें, ये जो 1 की पावर्स हैं, जो भी बच्चों 1 की कोई भी पावर नेचुरल नंबर होती है तो वो हमेशा 1 होती है। तो ये सिर्फ कोफिशिएंट बचेगा अगले स्टेप में, NC0 राइट साइड पे, और ये 1 पावर n 1, 1 पावर 0 1, 1 इंटू 1 वो 1 हो जाएगा। आगे NC1 प्लस NC1 साथ 1 पावर n माइनस 1, 1 पावर 1, ये 1 हो जाएगा। अभी मैंने बोला कि 1 की कोई भी पावर होती है तो वो 1 हो जाती, तो ये सिर्फ कोफिशिएंट्स बच रहे हैं। साथ AB को हमने 1 पुट किया था तो 1 इंटू 1 वो 1 बन जाएंगे सारे, सिर्फ हमारे पास कोफिशिएंट्स बच जाएंगे। ये प्रूव हो गया। सम ऑफ, बाई राइट साइड पे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स बच गए। सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इज 2 पावर n। अब कोई बच्चा यहां पे ये सवाल कर सकता था, जब मैंने अभी बोला कि a को भी 1 पुट कर लो और b को भी 1, तो आपकी ये 2 पावर n जो एक साइड बनानी होती है वो तो बन गई है, दूसरी साइड फिर ऑटोमेटिकली इधर से बन जाती है। तो कोई बच्चा ये सवाल कर सकता था कि सर आप a को यहाँ 3
और b को -1 पुट करें तो भी तो बेस 2 बन जाएगा, 3 - 1 2 पावर n बन जाएगा। लेकिन राइट साइड पे जब आप a को 3 और b को -1 पुट करेंगे तो आपकी ये चीज नहीं बननी। ये चीज यानी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स राइट साइड पे बच्चे, उनका सम बच्चे ऐसा नहीं होगा। ऐसा तभी ही हो सकता है जब आप इधर a को भी 1 पुट करें और b को भी 1 पुट करें, तो सिर्फ फिर कोफिशिएंट्स बच जाएंगे आपके, क्योंकि बाकी वो सारे 1 1 1 1 1 इंटू 1 वो 1 होते जाएंगे। सिर्फ उनके साथ ये कोफिशिएंट बचेंगे, ये भी 1, 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 ये सारे 1 1 होंगे। दैट्स वाई टिपिकली पर्टिकुलरली आपने a को भी 1 और b को भी 1 यानी यही स्टेप इसमें परफॉर्म करेंगे तो सवाल होगा, वरना नहीं हो सकता। मैंने अभी कहा था ना कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, शो दैट वाले खासकर या प्रूव दैट वाले, कि उनमें कोई ना कोई टिपिकल स्टेप जरूर होता है। दूसरे लफ्जों में कह लें कि वो कोई ना कोई की स्टेप होता है, वो ताला उसी की से ही खुलना है। जब तक वो की स्टेप क्वेश्चन के अंदर परफॉर्म नहीं करेंगे सवाल आगे खुलेगा नहीं, सवाल आगे चलेगा नहीं। तो ये इसका की स्टेप है। और ऐसे सवालात पेपरों में आते हैं जिनमें शो दैट लिखा हो। आप अपने प्रीवियस कोई भी पेपर उठाएं तो मोस्टली बोर्ड के क्वेश्चंस में ऐसा जरूर होता है कि शो दैट वाले आ रहे होते हैं सवाल, क्योंकि मैथ में जो सिंप्लीफिकेशन है वो तो कुछ की कुछ हो जाती है, लेकिन जब शो दैट किया जाए, हम कुछ की कुछ मैथ में सिंप्लीफिकेशन कहीं से कहीं लेकर जा सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन जब टिपिकली हमें शो दैट या प्रूव दैट का क्वेश्चन आता है तो उसमें हम बाउंड हो जाते हैं। उसमें हमें वो फिर ही वही आंसर लाने के लिए पर्टिकुलरली वही स्टेप परफॉर्म करने पड़ते हैं। दैट्स वाई ये सवाल इंपॉर्टेंट है और ऐसे सवालात सारे करने हैं जिनमें शो दैट हो। तो ये एक स्टेप, एक पार्ट हमारा हो गया, ये वाली चीज। बच्चों इस स्टेटमेंट की ये मैथमेटिकल शक्ल मैंने सामने लिखी थी आपको समझाने के लिए। अब हमने ये वाली चीज लानी है, तो अगेन हम इसी इक्वेशन ए में आएंगे और ए में आकर बच्चों ए की जगह स्मॉल ए की जगह 1 और बी की जगह स्मॉल बी की जगह -1 पुट करेंगे, तब ये चीज बनेगी। आए देख लें। अब पूरे इस एक्सप्रेशन में इक्वेशन ए में हमने अगला काम क्या करना है, यहां से अब सेकंड स्टेप ये चीज लाने के लिए ना, सेकंड वैल्यू लाने के लिए ये दूसरा इसमें स्टेप है। इस सवाल में मेन 3 स्टेप्स हैं, मैं बताऊंगा कौन कौन से, वेट करें। अब आप a को 1 और b को -1 पुट करेंगे इसमें a में, तो ये देख लो। अब लेफ्ट साइड पे a की जगह 1 और b की जगह -1 पुट करें तो ये वो देखें, उसको इसको देखें 1 -1 राइट साइड पर NC 0, a की जगह 1, ये बेटा n-0 को मैंने n नहीं लिखा है, और b की जगह -1 पावर 0, NC 1, a की जगह 1 1 पावर n-1 -1 की पावर 1, b को -1 ले रहा, NC 2 1 पावर n-2 -1 पावर 2, ये वाला स्टेप। फिर NC 3 1 पावर n-3, ये वाला स्टेप। चेक कर लो, ये जहां b की जगह -1 पुट किया, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन में a को 1 पुट कर लो a की जगह और b को -1 पुट कर लो, बाकी सारा वैसे ही। अब राइट साइड और लेफ्ट साइड क्या बनेगी? लेफ्ट साइड तो बन गई 0, राइट साइड पे गौर करना, अल्टरनेटिंगली प्लस माइनस टर्म्स आएंगी। याद करें बच्चों, ये मैंने बात पहले भी बताई हुई है कि जब a और b सेम हो, यानी यहां बीच में प्लस हो, तो उसके सारे आंसर आगे प्लस में ही आएंगे। लेकिन a पॉजिटिव और b नेगेटिव हो तो आंसर राइट वाले वही आएंगे जो a प्लस b के वक्त आए थे, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। मैं ये बात कर रहा हूं कि इसमें आंसर यही आने हैं, लेकिन अल्टरनेटिंगली प्लस माइनस, या तो यूं डायरेक्ट लिख लो या देख कर लिख लो, समझ कर लिख लो। ये देख लो NC 0 1
की पावर n 1 माइनस 1 की पावर 0 1, तो ये प्योर NC1 बची वैल्यू। इसको देखो, अब NC1 1 पावर n माइनस 1, ये तो 1 है, लेकिन माइनस 1 पावर 1 वो माइनस 1 है, यानी ऑड पावर्स जहां बेस में माइनस 1 और पावर्स ऑड हैं उनके आंसर्स नेगेटिव आ रहे हैं। जहां पावर्स ऑड हैं, माइनस 1 बेस है और पावर ऑड है, तो देखें ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, ये देख लो ये रिजल्ट्स बन रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर मैं आखिरी टर्म को, ये n के बारे में क्या डिसीजन लेना है कि ये जो n है इसको मैं इवन कंसिडर करूं। अगर माइनस 1 की पावर इवन होगी तो ये पॉजिटिव होगा, माइनस 1 की पावर ऑड होगी तो ये नेगेटिव होगा। तो ये आपकी मर्जी है यहां पे कि इस n को अगर आप इवन लेट करोगे तो फिर ये पॉजिटिव 1 होगा और आंसर NCN आएगा। मैंने इसको इवन ही लेट किया हुआ है, इस n को मैंने इवन लेट किया है तो ये पॉजिटिव लिखा है। तो फिर इससे पिछली टर्म को ऑड लेट करना है, ये n माइनस 1, जाहिर है n इवन है तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा, ऑड, तो इसको नेगेटिव बनाया है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है, आप इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव लिख लो, ये फिर इवन में, ये इस वक्त इवन में जुड़ जाएगा, मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इसको ऑड बनाएंगे तो ये फिर आगे ऑड में मिल जाएगा। बहरहाल इस तरह से आपने NCN आखिरी टर्म को पॉजिटिव रखें, यूं याद रख लें, आखिरी टर्म को पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से लेफ्ट पे 0। बस अब आंसर आ गया। इसमें अब जो बच्चों नेगेटिव वैल्यूज हैं, नेगेटिव जो शुरू में नेगेटिव जिनके साइन है उनको पॉजिटिव करने के लिए दूसरी साइड पर ले आए, यानी ये तमाम ऑड कोएफिशिएंट्स को लेफ्ट पर लेकर आओ। NC1, NC3, NC5 up to so on NCN minus 1 is equal to NC0, NC2, NC4 इवन को उधर ले गए। अब यहां पे भी एक बात बन गई है, गौर करना, ये जो इक्वेशन 2 है मैं इसको वैसे एज ए रिजल्ट आपको याद कराने लगा हूं कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, इवन कोएफिशिएंट्स एंड ऑड कोएफिशिएंट ये आपस में इक्वल होते हैं। The sum of binomial coefficient, odd binomial coefficient, and sum of even binomial coefficient. The sum of even binomial coefficients and sum of odd binomial coefficient. अब यहां पे बच्चों ये जो इक्वेशन 2 है इसको भी आपने एज ए रिजल्ट याद रख ले। क्या है ये? The sum of even binomial coefficient is equal to the sum of odd binomial coefficient, या sum of odd binomial coefficient, ये सारे odd binomial coefficients हैं उनका sum है, is equal to sum of even binomial coefficients। ये क्या है? इक्वल होते हैं। अच्छा, लेकिन हमें तो सर आंसर में सिर्फ ऑड लाने हैं, तो अब यहां पर आकर आपने इक्वेशन 1 को लेना है। ये अब तीसरा स्टेप है, इक्वेशन 1 को लेना है और उसके अंदर से इवन और ऑड सेग्रीगेट कर लो। इक्वेशन 1 में इवन भी पढ़े हैं, सारे इकट्ठे पढ़े हुए, मिक्स पढ़े, कंबाइंड है, ये इवन और ऑड की ये कंबाइंड फॉर्म है। लेकिन अब मैं इसी को लेकर के लेफ्ट साइड वैसे, राइट साइड में इवन अलग कर रहा हूं, ऑड अलग कर रहा हूं। इवन को अलग किया, ये देखो इवन कोएफिशिएंट्स अलग कर लिए और इनको ऑड कोएफिशिएंट्स को अलग कर लिया। बीच में प्लस डालना है क्योंकि ये सारे ऐड हो रहे हैं, इन सारों का सम है, दैट्स व्हाई बीच में प्लस डालना है। अब आ जाएं आप अपनी इक्वेशन 2 पर। हमें आंसर में सिर्फ ऑड रखने हैं, आंसर में ऑड रखने, इवन को खत्म करना है। तो इक्वेशन 2 पर आए। 2 इक्वेशन ये कह रही है कि ये जो इवन है कोएफिशिएंट सारे, इनका सम ये किसके इक्वल है? ये इन सारे ऑड के सम का इक्वल है। दैट्स व्हाई आप इन सारे इवन कोएफिशिएंट्स की जगह बच्चों ये ऑड लिख लो। यही बात मैंने लिखी। नाउ पुटिंग वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 की वैल्यू क्या बच्चों? ये सारे जो इवन है, यहां भी ये इवन है, ये 1 से जो मैंने इवन और ऑड सेपरेट किए थे, तो इवन की जगह इक्वेशन 2 से ये सारे ऑड लिख रहा हूं, इवन की जगह ये ऑड लिख दिए। ये देख लो, फिर रिपीट कर लूं, इक्वेशन ए में से
ए को पकड़ा और उसमें ऑड अलग किए, इवन अलग किए, लेकिन इन इवन की जगह इसी में इक्वेशन ए में इवन की जगह ये जो इक्वेशन 2 में इवन सारे किसके बराबर है, ऑड के बराबर है, तो मैंने ऑड लिख ली बस। अब ये भी सारे ऑड प्लस ये भी सारे ऑड, ये अपने आप का क्या हो जाएंगे 2 टाइम, बाहर ये 2 बन गया। सर ये 2 बाहर कैसे बन गया, आप इधर देख लें, मैं आपको यूं समझा देता हूं। लेट ये x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, या तो ये तरीका है कि सेम वैल्यू अपने आप में ऐड हो रही है तो एक ही बार बाहर 2 लिख लें, ये डायरेक्ट मेथड है, या फिर आप सबको पहले 2x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 2w बनाकर अब 2 कॉमन ले लें। तो जब सेम वैल्यू अपने आप में ऐड हो रही हो, सेम वैल्यू अपनी जात में अपने आप में ऐड हो रही हो, तो वो अपने आप का क्या हो जाती है 2 टाइम हो जाती है, 2 गुना हो जाती है। ये 2 इसीलिए मैंने बाहर लिख लिया। अब हमें इस 2 को इधर लाना है क्योंकि हमें ऑड का रिजल्ट बनाना है, तो इस 2 को इधर डिवाइड कर दो, इस 2 को राइट साइड पे NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 अप टू सो ऑन NCn-1 बन गया और ये 2 इधर डिवाइड हो गया। अगले स्टेप में क्या करना है, बस इससे अगला स्टेप ये है, इस 2 को ऊपर ले जाकर, अब स्पेस कम है मैं यहीं पे समझा देता हूं, इस 2 को नीचे वाले 2 को ऊपर ले जाएं, 2 पावर n-1 बन जाएगी और राइट साइड पे यही चीज बन जाएगी। यानी अगला स्टेप ये है। ये क्वेश्चन आपका, यहां से बच्चों अगला स्टेप आपने जरूर लिखना है और वो ये है, ये लिख लेना। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आपने करना है। इसके अंदर 3 स्टेप्स हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला लेकर उसमें a को भी 1 और b को भी 1 पुट कर लो। आप बेशक अपनी बुक निकालें और क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर लिख लो बेटा, आप अपनी बुक निकालो बच्चों, पेज 199 बन रहा है, पेज 199, क्वेश्चन 9 के ऊपर जो बिल्कुल ऐसे किनारे पर, ऐसे किनारे पर आप लिखो ऊपर टॉप पर, इन क्वेश्चन 9, पहले तो इसको मार्क कर लो इंपॉर्टेंट, फिर लिखो इन क्वेश्चन 9 मेन 3 स्टेप्स। ये बात लिख लो प्लीज, ये आपको आगे काम आएगी जब आप अपने एग्जाम्स की तैयारी करेंगे और बुक खोलेंगे। बुक में जो मेरी चीजें लिखी होती हैं उससे स्टूडेंट्स को खुद कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि ये चीजें तो मैंने पहले कहीं की हैं, मैं इनसे गो थ्रू हो चुका हूं, वो चीजें आगे लिखी होती हैं तो बंदे के अंदर खुद ब खुद इत्मीनान आता है। तो ऊपर टॉप पर लिखो मेन 3 स्टेप्स, अब लिखो नीचे स्टेप 1, ओपन द फार्मूला ऑफ a प्लस बी होल पावर n, उसका फार्मूला ओपन करना है, ये बात आप लिखें, ओपन द फार्मूला ऑफ a प्लस बी होल पावर n एंड पुट a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 1। ये पहला स्टेप, ये स्टेप आपके लिए लिखा रहा हूं, पेपर में हमने ये स्टेप्स नहीं लिखने, पेपर में तो इन स्टेप्स को क्वेश्चन के अंदर परफॉर्म करना, सोल्यूशन के अंदर। a को भी 1 ले लिया, b को भी 1 ले लिया, जैसे ही ये a को 1 पुट करेंगे और b को 1 पुट करेंगे हमारा पहला रिक्वायर्ड रिजल्ट बन जाएगा। तो आप लिखो इसी स्टेप 1 में, पुट a इक्वल टू 1, put a equal to 1 and b equal to 1, we get first result, पहला रिजल्ट बन जाएगा। दूसरे रिजल्ट के लिए आगे 2 स्टेप्स और हैं, यानी ये जो सेकंड रिजल्ट बनाना है इसके अंदर 2 स्टेप, इसको बनाने के लिए 2 स्टेप्स और हैं, तो टोटल 3 स्टेप्स बनेंगे। अब स्टेप 2 लिखें बुक में, स्टेप 2, नाउ पुट a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू -1 इन इक्वेशन a, यानी ये जो हमने बाइनोमियल थ्योरम की इक्वेशन बनाई होगी इसमें हमने क्या करना है, हमने इसमें a को 1 और b को -1 पुट करना। इधर भी आप पुट a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 1 इन इक्वेशन a, ये जो a है इसमें ये लिख लेना। अब आपने ये जब स्टेप परफॉर्म किया तो आपको इवन और ऑड होंगे तो इकट्ठे, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव की फॉर्म में मिल जाएंगे। यहां से आपने
इसी स्टेप 2 में लिखें एंड सेग्रीगेट इवन एंड ऑड कोफिशिएंट्स। इवन एंड ऑड को सेपरेट कर लें, इवन और ऑड को अलग कर लें, ये अलग और ये उनको, यानी इवन को अलग कर ले, लेकर चले जाएं ऑड को अलग, तो ऑड जो है वो दूसरी तरफ चले जाएंगे। इवन और ऑड आपस में, इवन इकट्ठे एक साइड पर, ऑड इकट्ठे एक साइड पर। तीसरा स्टेप ये, स्टेप 3, रीअरेंजिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 में रीअरेंज करके, एंड हेयर वी पुट वैल्यू ऑफ रिजल्ट 2, यानी आपने तीसरे स्टेप में इसको लेकर के इसमें से इवन और ऑड इस तरह से किए और वो वैल्यू जो है इवन की वो इसमें पुट कर दी, पुट वैल्यू फ्रॉम रिजल्ट 2, तो ये ऑड रह जाएंगे, ऑड का जवाब आ जाएगा। लेकिन बच्चों याद रख लो, इनफैक्ट इस क्वेश्चन 9 के अंदर वो रिजल्ट यूं भी दे सकता था, ये तीसरा रिजल्ट है, NC0 NC2 NC4 up to so on NCN that is equal to, वो भी बच्चों 2 पावर n-1 ही बनेगी। NC0 NC1 NC2 up to so on NCN, इसका भी बच्चों रिजल्ट क्या बनना है, 2 पावर n-1, ये यानी सम ऑफ ऑड की बजाय यहां इवन बन गया, सम ऑफ इवन कोफिशिएंट्स, उनका भी जवाब 2 पावर n-1 है। यानी एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन बनाकर यहां पे सम ऑफ ऑड है ना, ऑड की बजाय वो लिख सकता है सम ऑफ इवन कोफिशिएंट्स, वो ये तो भी इसी तरह से है, सारा यही पैटर्न है। सिर्फ यहां पर हम आकर अब जो है अगर इवन जवाब में लाना हो तो ऑड को खत्म करना है, फिर इन ऑड की जगह हम ये लिख देंगे, यानी इन दैट केस हम इन सारों की जगह ये लिख देंगे, यहाँ पे ऑड की जगह ये इवन, फिर ये इवन और इवन अपने आप का 2 टाइम हो जाएंगे, इसी तरह से यहाँ इवन बन जाएंगे और फिर इस 2 को उधर जाके डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट बन जाएगा। यानी आपको ये तीनों रिजल्ट्स याद रखने हैं, सारे के सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम 2 पावर n, लेकिन ऑड कोफिशिएंट्स या इवन कोफिशिएंट्स उनका सम क्या होगा, 2 पावर n का हाफ, क्योंकि आधे ऑड हैं और आधे इवन हैं, सारों का सम 2n है, लेकिन आधों का सम क्या होगा, 2n का हाफ, और 2n का हाफ जो है ये क्या बनता है, 2 पावर n-1 बनता है। इसमें या इसमें कोई फर्क नहीं। तो ये बेटा MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से यूं इसका सवाल आता है, मैं सवाल बता दूं, एक तो एज ए रिजल्ट भी आते हैं, लेकिन एंट्री टेस्ट में ये नस्ट का मैं ओरिजिनल पास्ट पेपर क्वेश्चन आपसे शेयर कर रहा हूं, ओरिजिनल। वो यूं सवाल था कि a + b होल पावर 5 है, तो व्हाट इज सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। तो अब n बेटा 5 है, तो आपने क्या करना है, 2 पावर 5 ले लेना, दैट इज 32, यानी पर्टिकुलरली 2 पावर n है ना सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, तो 2 पावर क्या ले लेना ना, 5, n5 है। इसी तरह से ये a + b होल पावर 5 लिख दे, 7 लिख दे, 6 लिख दे, कुछ मर्जी लिख दे। अच्छा, अब वो यूं भी कह सकता है कि a + b होल पावर 5, व्हाट इज द सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट, बाइनोमियल ऑड कोफिशिएंट, तो वो आपने 2 पावर 5 - 1 कर लेना है। ये इसमें दर हकीकत MCQ यूं बनकर आता है। तो मैंने बच्चों आपको ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया है, हर एंगल से चीज को, क्वेश्चन को कवर किया मैंने, और मेरी कोशिश होती है, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी हर एंगल से चीज को कवर करता हूं। जिन बच्चों को कंसेप्ट बनाना होता है, जिन बच्चों को सीखना होता है मैथ, वो इंशाल्लाह मेरे लेक्चर सुने, आपको हर साइड से चीज कवर मिलेगी, हर एंगल से क्वेश्चन को मैंने कवर किया होगा, आपको हर एंगल से, यानी आपको हर एंगल से बात को मैं कवर करूंगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, टोटली हर एंगल से चीज मुकम्मल कंप्लीट कंसेप्ट आपको मिलेगा। क्वेश्चन 10 है, द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन इज 559,
फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग ए क्यूब इन द एक्सपेंशन। स्टूडेंट्स इसमें दो काम है, इसमें दो बातें हैं। एक तो वो ये कह रहे हैं कि अगर इसकी एक्सपेंशन करें तो इसकी एक्सपेंशन में पहली तीन टर्म्स लेकर उन तीन टर्म्स के कोफिशिएंट्स का सम आपने 559 लेना। ये लिखा हुआ है फर्स्ट थ्री टर्म्स के कोफिशिएंट का सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स। तो इसमें पहली तीन टर्म्स के कोफिशिएंट्स का सम लेना है। स्टूडेंट्स कोफिशिएंट और चीज है, बाइनोमियल कोफिशिएंट और चीज है। मैंने थोड़ी देर पहले अपने प्रीवियस क्वेश्चन 9 में भी जिक्र किया था जब मैं करा रहा था, तो अब मैं इधर भी प्रीवियस डिस्कशन में भी मैंने ये बात बोली थी और इधर अब मैं वो क्लियर करने लगा हूं। थोड़ी देर बाद मैं कोफिशिएंट और बाइनोमियल कोफिशिएंट में फर्क बताऊंगा। तो इस सवाल में बच्चों हमने दो काम करने हैं। क्या? पहली इस बात से, इस पहली कंडीशन से n निकालना है। n निकाल कर फिर इसमें वापस n पुट करके फिर आगे हमने वो टर्म निकालनी है जिसमें a क्यूब आए। इस सवाल में दो काम करने हैं। पहला काम हमने n निकालना है और n कैसे निकालना है? इस पहली कंडीशन से n निकालना है। n निकाल कर फिर इसमें n को पुट करके फिर हमने वो टर्म निकालनी है जिसमें a क्यूब आएगा। यहां से आगे दूसरा काम शुरू हो रहा है। ये पहले इतना यहां तक एक काम है। तो आए इस क्वेश्चन का सलूशन शुरू करते हैं। बट मैंने आपका माइंड बना दिया कि हमने इस क्वेश्चन में करना क्या है। वी फर्स्ट फाइंड ओनली फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ दिस वन। यूं तो इसमें बहुत सारी टर्म्स है ना, NC0, NC1, NC2, NC3, NCN तक, लेकिन नहीं, हमने सारी टर्म्स नहीं निकालनी, हमने जस्ट इसकी तीन टर्म्स निकालनी है। तो इस पर फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी होल पावर n का। तो ये b यहाँ पे नेगेटिव है, आपने ये भी ज़हन में याद रखना है कि a यहाँ पे a है और b क्या है। आप बेशक साइड पर ये लिख सकते हैं कि a है और b -3/a² है। NC0 a पावर n -0 और ये b है माइनस समेत b पे पावर 0। NC1 a पावर n -1 -3/a², इस पे पावर 1। NC2 a पावर n -2 -3/a² पावर 2। बस हमने सिर्फ तीन टर्म्स ही लेनी है, आगे उसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये बनी NC0 1 होता है और ये भी 1 है। n ये वैल्यू बनी a पावर n। NC1 वैसे a पावर n -1 और ये -3/a² ऐसे ही रहेगा। लेकिन ये NC2 a पावर n -2 और ये 9/a4 बनेगा। अब आपने ये a और ये a इनको इकट्ठा करना और -3 पहले लिखना। सिमिलरली यहाँ पे 9 पहले लिखना और इस a को और इस a की पावर को 4 को और इसको इकट्ठा करना। अगला स्टेप यही है, ये देख लें। 9C1 शुरू में माइनस मैंने लाया और 3 भी साथ शुरू में लाया और ये चीज बन गई हमारे पास a पावर 2 ऊपर जाकर n माइनस a पावर n -1 -2, ये ऊपर जाके -2। डायरेक्ट मैंने a पावर n -3 लिख लिया। और इस इधर भी यही काम है, इस पे भी यही काम करना है। ये a पावर ऊपर जाके -4 बनेगी और ये n -6 बन गई। अब मैं बच्चों यहां पे बताने लगा हूं, जरा गौर से सुनना। थोड़ी देर के लिए मैं अगर इसको x ले लूं और इसको x² ले लूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे ये a जो है ये एज ए वेरिएबल ट्रीट हो रहा है। मैं थोड़ी देर के लिए अगर इस सवाल को यहाँ पे देखें तो मैं इसको x और इसको नीचे x² ले लेता हूं तो पावर n। इट मीन ये x है, x पावर n, ये x पावर, मैं थोड़ी देर के लिए ये टर्म लिखता हूं, इधर लिख लेता हूं x पावर n -3 इंटू NC1 x पावर n -3 9 इंटू NC2। एक बात समझाने के लिए मैं a को x में कन्वर्ट कर रहा हूं और अच्छी समझ आएगी। स्टूडेंट्स थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि कोफिशिएंट और चीज है और बाइनोमियल कोफिशिएंट और चीज है। अच्छा, अब मैं पहले कोफिशिएंट बोल रहा हूं। कोफिशिएंट या टोटल कोफिशिएंट एक ही बात है, कोफिशिएंट या टोटल कोफिशिएंट ये एक ही बात है। तो इसमें कोफिशिएंट्स ये हैं, 1 वेरिएबल x है, ये भी टोटल कोफिशिएंट में आ गया, कोफिशिएंट में आ गया। -3 इंटू NC1 एंड 9 साथ NC2, ये इसके कोफिशिएंट्स हैं।
तो जस्ट कॉफिशेंट्स का सम, इन कॉफिशेंट्स का सम उसने कहा है 559। तो इट मींस इसमें भी यही बात ही है, एक्स या ए को आप वेरिएबल ट्रीट करें, तो उसने कहा हुआ है कि सम ऑफ कॉफिशेंट, कॉफिशेंट या टोटल कॉफिशेंट एक ही बात है, इन कॉफिशेंट्स का सम लें, यानी इसमें पहला कॉफिशेंट 1 है, ये टोटल इसका दूसरा कॉफिशेंट है, ये टोटल इसका तीसरा कॉफिशेंट है, या कॉफिशेंट कह लें या टोटल कॉफिशेंट कह लें। इन कॉफिशेंट्स का सम, इनका जरा सम लें तो यही चीज बन रही है सम में, तो ये सम किसके इक्वल है 559 के। अब बच्चों मैं थोड़ी देर के लिए इसी क्वेश्चन में बाइनोमियल कॉफिशेंट बता देता हूं कि अगर इस क्वेश्चन में कहता कि सम ऑफ बाइनोमियल कॉफिशेंट वो इतना है, अगर बाइनोमियल कॉफिशेंट कहता तो फिर बाइनोमियल कॉफिशेंट ये थे NC0, NC1 एंड NC2, फिर ये स्टोरी होती। अगर बाइनोमियल कॉफिशेंट कहता तो फिर ये स्टोरी होती। कॉफिशेंट या टोटल कॉफिशेंट ये एक चीज है, और ये क्या है, टोटल कॉफिशेंट जो भी साथ वेरिएबल के साथ इधर कॉफिशेंट्स हैं वो। लेकिन बाइनोमियल कॉफिशेंट क्या होते हैं, NC0, NC1, NC3। अब इसी सवाल में बाइनोमियल कॉफिशेंट बनना था 1, क्योंकि NC0 1 होता है, 1 प्लस NC1 NC2 ये चीज हम लेते। लेकिन बच्चों यहां पे बाइनोमियल कॉफिशेंट की स्टोरी नहीं है, इधर सिर्फ कॉफिशेंट की स्टोरी है। कॉफिशेंट या टोटल कॉफिशेंट एक ही बात है। तो अब आगे हम चलते हैं। हमने कॉफिशेंट्स का सम जो है ये 559 ले लिया, साथ ये बात मैंने लिखी है कि इट इज गिवन दैट सम ऑफ कॉफिशेंट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, हमने चूंकि निकाला ही फर्स्ट 3 टर्म्स है तो मैंने फर्स्ट 3 टर्म नहीं लिखी, बस अंडरस्टूड है कि काम हम वही कर रहे हैं। तो इनका सम 559 ले लिया। अब यहां से बच्चों हमने n निकालना है, n निकालना है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि इस क्वेश्चन में 2 काम करने हैं, एक n निकालना है और उस n को इसमें पुट करके फिर वो टर्म निकालनी है जिसमें a³ आ रहा है। अब यहां से n निकालना है, ये भी मेरी बात अब सुनने वाली है, गौर तलब है बच्चों। ये NCR है, यानी NC1 और NC2 है। अगर NCR में दोनों चीजें मालूम हो, जैसे 9C2 है, तो हम फौरन बच्चों इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। आप मेरे कॉम्बिनेशन वाले लेक्चर सुने ना, तो NCR की वैल्यू हम कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो NCR की वैल्यू बेटा डिवीजन वाले बटन के साथ NCR लिखा हुआ है, तो शिफ्ट के साथ डिवीजन वाले बटन को प्रेस करें तो आपको NCR की वैल्यू यानी मिल जाती है। फर्ज कर लो 9C2 निकालना है, तो पहले 9 प्रेस करें, फिर शिफ्ट प्रेस करके डिवीजन वाले बटन को प्रेस करें, और फिर उसके बाद 2 प्रेस करें, तो आपको इक्वल प्रेस करेंगे तो 9C2 की वैल्यू मिल जाएगी। मेरा बच्चों कहने का यह मकसद या मतलब है कि जब भी NCR में ऊपर N और नीचे R, इन दोनों की जगह कोई पर्टिकुलर वैल्यू आ जाए तो हम इसको कैलकुलेटर से एवेल्युएट कर लेते हैं। लेकिन NCR में से कोई एक वैल्यू वेरिएबल हो, मसलन मैं ये बात कह रहा हूं NC2, अब कैलकुलेटर नहीं यूज हो सकता। ऊपर n और नीचे 2, अब कैलकुलेटर नहीं यूज हो सकता। या यूं हो जाए 3CR, अब भी कैलकुलेटर नहीं यूज हो सकता। कैलकुलेटर से हम तब वैल्यू एवेल्युएट करते हैं जब n और r दोनों कोई पर्टिकुलर या स्पेसिफिक नंबर हो। लेकिन ऊपर n और नीचे कोई नंबर हो, या ऊपर कोई नंबर और नीचे r हो, या r की जगह इनकी जगह कोई भी और लेटर हो सकता है, तो उधर फिर क्या करना है, इन दैट सिचुएशन आपने बच्चों NCR का फिर फार्मूला लगाना है। NCR आपको पता है, इसको हम यूं भी लिखते हैं और यूं भी लिखते हैं सिंबॉलिकली। तो इसका फार्मूला है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। यहां बच्चों यही काम होने लगा है। हमने इस इक्वेशन से n की वैल्यू निकालनी है, इस इक्वेशन से, तो आगे इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको और इसको। तो इस पे ये फार्मूला लग रहा है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल।
n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। r यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 है, तो बच्चों ये फार्मूला बेसिकली इधर लगा। तो चाहे तो साइड पर ये जो मैंने अभी चीज मिटाई है इसका रीजन इसकी दे लें। अब जब भी ऊपर नीचे 2 फैक्टोरियल होते हैं तो हमने क्या करना होता है, सुपर फैक्टोरियल को स्मॉलर फैक्टोरियल तक ब्रेक करके सिंप्लीफाई करते हैं, कैंसिलेशन करते हैं। तो n और n माइनस 1 फैक्टोरियल में n फैक्टोरियल सुपर है, तो इसको स्मॉलर फैक्टोरियल तक ले जाकर कैंसिल करना है। तो इसको लिखा n, एक एक स्टेप डाउन करते जाएं, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये इससे कट गया। जिन बच्चों ने मेरे कम्बिनेशन के अगर लेक्चर 6.3 के लेक्चर सुने हुए हैं तो उनको इन बातों की बड़ी अच्छी समझ आ रही होगी, वरना आप मेरे वो लेक्चर सुने ना जिसमें मैंने कम्बिनेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ 6.3 के बेसिक जो शुरू वाले क्वेश्चंस हैं, तो ये चीजें बड़े आराम से समझ आएंगी। फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा साथ बता रहा हूँ। n को फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 तक ले जाना है, ये बच्चों कैंसल हो गया, हमारे पास ये वैल्यू बची। मुझे यहां से n की वैल्यू निकालनी, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि ये एक इक्वेशन है, मुझे n की वैल्यू निकालनी है और इसमें n की वैल्यू पुट करनी है। तो यहां से ये 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई कर लो या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। तो मैंने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 माइनस 6n, ये वैसे ही रहेगी और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करें और 2 को भी इससे मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास सिंप्लीफाई करके इसको इधर ले जाएं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर कोई चीज कॉमन निकलती हो, जैसे यहां से 3 कॉमन निकल रहा है तो कॉमन ले लो और इक्वेशन हल्की हो जाएगी, वरना इसी फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये आई। जब भी बच्चों सवाल बहुत लेंथी हो चुका हो और अंदर जाके कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने या क्यूबिक इक्वेशन बने, तो आप उनकी वैल्यूज को कैलकुलेटर से निकालो रूट्स, यानी इतने स्टेप बहुत लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। तो अगर टाइम हो तो कर लो, वरना डायरेक्ट रूट्स भी बता सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि बीच में ये 2 स्टेप 3 कर लो। आपने करना क्या है, अब बेटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स ढूंढने। बेटा कैलकुलेटर से बहुत सारे बच्चों को रूट्स निकालने आते होंगे, लेकिन मैं फिर भी समझा रहा हूँ कैलकुलेटर से क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं। ये मैं बात मजीद डिटेल में चैप्टर 5 में भी कराऊंगा। आप बच्चों मॉड प्रेस करें, जैसे ही आपने मॉड प्रेस किया नंबर 5 पे इक्वेशन है, 5 प्रेस करें। अब आपके साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो नंबर 3 प्रेस करें, क्योंकि 3 पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3 प्रेस किया तो अब आपका कैलकुलेटर जो है आपसे a, b और c की वैल्यू प्लग इन करने को बोल रहा है कि पुट a क्या करना है, b क्या करना है और c क्या करना है। तो इसमें a है 3 प्रेस करके 3 प्रेस करके इक्वल प्रेस करें, a मिलेगा। फिर -5 b की जगह लाना है तो -5 को प्रेस करें और फिर इक्वल प्रेस करें तो b की वैल्यू -5 असाइन हो जाएगी। और फिर -372 प्रेस करें और इक्वल प्रेस करें तो c को वैल्यू असाइन होगी। जैसे ही आप एंड पे हर अगले स्टेप के लिए इक्वल प्रेस करेंगे, जैसे ही बच्चों इक्वल प्रेस करोगे तो कैलकुलेटर आपको ये 2 रूट्स, क्योंकि कैलकुलेटर में इक्वेशन x की शक्ल में है तो वो x1 और x2 दे रहा है, लेकिन आपके पास n1 और n2 ये रूट्स आएंगे। रूट्स तो ये आए हैं, लेकिन हमने बीच में फैक्टराइजेशन करनी है जिसको मिड टर्म ब्रेक कहते हैं। तो सुन लो जुमला, जो भी कैलकुलेटर आपको रूट्स देता है, रूट्स में 2 काम करने हैं तो वो फैक्टर बन जाएंगे। क्या, कौन से 2 काम? जो ये लीडिंग कॉफिशिएंट है शुरू में, इसको रूट से मल्टीप्लाई कर दो और साथ साइन चेंज कर दो तो वो फैक्टर बन जाएंगे। रूट्स को शुरू वाले कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, पहला काम, और उनका साथ साइन चेंज कर दो, दूसरा काम, तो वो फैक्टर बन जाएंगे। तो इनको कॉफिशिएंट 3 है, ये रूट्स थे, 3 से मल्टीप्लाई करो 36, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो -31, साइन चेंज करो तो ये बेटा फैक्टर बन जाएंगे, ये आपके फैक्टर बन जाएंगे। रूट्स को कॉफिशिएंट से, शुरू वाले कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना और साइन चेंज करना तो वो फैक्टर्स बन जाएंगे। तो ये मिड टर्म ब्रेक कर लिया आपने, कॉमन लिया, आपके ये फाइनल रिजल्ट है। अगर पेपर में टाइम हो तो ये स्टेप्स कर लें, क्योंकि कहीं नंबर ना कट जाए,
क्योंकि बाज लोग मिड टर्म ना करें तो नंबर काट लेते हैं। तो आपके साथ बेटा n की ये वैल्यू आ गई। अब आपने इस n की वैल्यू को गिवन में इसमें पुट करके ये कन्वर्ट इसमें कर लिया। अब इसके अंदर से अब दूसरा सवाल इसमें बन गया कि इसके अंदर से अब एक सवाल और शक्ल बन गई कि मैं आपको कहूं इस सवाल में से, इस वैल्यू में से वो टर्म निकालो जिसमें a क्यूब आता है। आप एक लम्हे के लिए अपनी बुक का छठा क्वेश्चन देखें ना, छठे क्वेश्चन में इस तरह की चीजें हैं, टर्म इन्वॉल्विंग a6, टर्म इन्वॉल्विंग b6, इस तरह से। तो इसमें से वो टर्म निकालो, फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग a क्यूब। तो उसकी तरह ये सवाल बन गया। अब इस पे फार्मूला लगाया, मैंने ए बी मेंशन नहीं किए, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूले में ए और बी पुट कर लें। तो टी आर प्लस 1 एन सी आर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर, इसमें ये ए बी वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया। अब मेरे पास स्पेस कम थी तो मैंने यहां से एक स्टेप शॉर्ट कर लिया। ये ए पावर 2r नीचे बनेगी ना, 2r को ऊपर ले जाएं, 12 माइनस 2r 12 माइनस 3r। नाउ फॉर द टर्म विच इन्वॉल्व ए क्यूब, इसको फिर किससे इक्वेट कर लेना है, ए क्यूब से इक्वेट कर लेना। बेसिस सेम है, पावर्स भी सेम होनी चाहिए, पावर्स को सेम करके आर की वैल्यू मिल जाएगी। आर की इस वैल्यू को वापस इसमें पुट करेंगे तो आपको वो टर्म मिल जाएगी जिसमें ए क्यूब है, आपको ए क्यूब वाली टर्म मिल जाएगी। चौथी टर्म में ए क्यूब है, जस्ट फाइंड दैट टर्म विच इन्वॉल्व ए क्यूब, तो विच इज फोर्थ टर्म। यहां पे बच्चों मैं एक और बात भी करता चलूं, फर्ज कर लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, तो उसमें हम जब रूट्स निकालते हैं तो उसमें रूट्स आते हैं +2 -2। आप चेक कर लें इसके रूट्स ये हैं, तो फैक्टर बनेंगे -3 -2। साथ ये कॉफिशिएंट 1 होता है तो वो हम मल्टीप्लाई नहीं करते, लेकिन अगर कॉफिशिएंट अदर देन 1 हो, जैसे यहाँ पे 3 है, तो रूट्स का साइन भी चेंज करना होता है और साथ ये कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई भी करने हैं। अगर इस इक्वेशन के फैक्टर बनाएं तो फैक्टर ये है, यानी मिड टर्म ब्रेक ये बनेगी। लेकिन आप आगे सॉल्व करके जब रूट्स निकालोगे तो रूट्स ये हैं, रूट्स का साइन चेंज करना होता है तो वो फैक्टर बनते हैं, साथ ये कॉफिशिएंट भी मल्टीप्लाई करना है। रूट्स का साइन चेंज करके ये कॉफिशिएंट फिर मल्टीप्लाई भी करना है, तो यहाँ पे रूट्स का साइन भी चेंज करना है और ये कॉफिशिएंट भी मल्टीप्लाई करने हैं, तो वो फैक्टर बन जाते हैं मिड टर्म ब्रेक के लिए। तो ये बेटा स्टोरी थी। इस क्वेश्चन में 2 काम करने हैं, एन निकालना है फर्स्ट कंडीशन से और फिर उस एन की वैल्यू को इसमें पुट करके आपने ए क्यूब वाली टर्म निकालनी है।